दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी समक्ष हिंदी साहित्य के नए नए सवालों को लेकर हाजिर हूं, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस से यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये श्रृंखला है। और बहुत खुशी हो रही मुझे बताते हुए कि आज हमारा 91 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, काफ़ी दिनों से दोस्तों हम हिंदी साहित्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखें तो एक बार देखिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो पाएगी। ठीक है, और घिसे पिटे सवालों से कुछ अलग पढ़िए। आप मेरी आदत जानते हैं, आप मेरे साथ अगर पढ़ते होंगे और लगातार कुछ दिनों से जुड़े होंगे तो आपको अंदाज होगा कि मैं कभी भी सवालों को रिपीट नहीं करता। लोगों की तरह ये नहीं है कि कुछ भी अपनी क्लास में लेके आ जाऊं। कंटेंट नहीं बना होता है तो मैं क्लास नहीं लेना उचित समझता हूं, बजाय इसके कि कुछ भी पढ़ा दूं। ठीक है, कुछ भी पढ़ाना वो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए नए नए सवाल ढूंढ के लाता हूं। यदि आप मुझसे पढ़ रहे होंगे, ये श्रृंखला देख रहे होंगे, तो आपको भली भांति पता होगा कि सवाल का स्टैंडर्ड कैसा है। आज मैं जब रिसर्च कर ही रहा था तो मेरा ध्यान पड़ा कि हम लोग जनरली ना राम जी से संबंधित तमाम ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन माता सीता से संबंधित ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ते हैं। और हिंदी साहित्य में ऐसे भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनकी धुरी या केंद्र बिंदु माता सीता जी हैं, जैसे कि जानकी मंगल, सीता मंगल। रामायण सुना लेकिन सीतायन आपने नहीं सुना। सीतायन हो गया, सीता स्वयंवर हो गया, जानकी विजय हो गया, जानकी सहस्त्र नाम हो गया। ये सब ऐसी रचनाएं दोस्तों जो माता सीता से संबंधित हैं। उसी तरह से राम जी से संबंधित है। अच्छा, वो रामचरितमानस रामायण उसको छोड़ो, कुछ नया पढ़ो। रामायण कथा, ध्यान मंजरी, रामायण महानाटक, अवध विलास, कवित्त रत्नाकर या फिर राम रासो, ये सब रचनाएं दोस्तों इसके केंद्र बिंदु राम जी हैं। ठीक है, तो आज बहुत बेहतरीन ये क्लास चलने वाली है और मजा खूब आएगा आप लोगों को यदि आप ये पूरी क्लास देखते हैं। तो एक चीज और बताना चाहूंगा, हमने बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा के लिए एक स्पेशल बैच बना रखा है। ठीक है, अरे किस दिन का इंतजार कर रहे हैं। हिंदी विषय में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपसे तनिक भी चूक नहीं होगा। 99% सवालों का जवाब आप यूं चुटकी में दे पाएंगे अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं, क्योंकि इस बैच में डिटेल में आपको चीजें सिखाई गई हैं। और तभी तो मैं कह रहा हूं कि इस एक बैच से आप पीआरटी, मिडिल, टीजीटी, पीजीटी ये चारों एग्जाम कवर कर सकते हैं। तो बेझिझक आइए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। जिस प्राइस में मैं बैच दे रहा हूं ना, जान लीजिए आपके गांव या मोहल्ले में कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, इतना जान जाओ। अब इससे सस्ता क्या ही हो सकता है। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं सवालों पर। और आज हमारा 91 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, स्टडी 91 नाम भी बड़ा प्यारा सा है और 91 नंबर के लेक्चर पे भी आ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला और इंपॉर्टेंट सवाल सुनिएगा। मान लीजिए परीक्षा में सवाल दे कि हिंदी की पहली सतसई रचना कौन सी है। अच्छा, बच्चा सतसई नाम सुनते ही ना तुरंत दोस्तों उसका दिमाग कहां जाता है। सबसे प्रसिद्ध जो रचना है, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध सतसई रचना जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो है दोस्तों बिहारी सतसई। ठीक है, वो कौन सी है? वह बिहारी सतसई है। तो लोगों का दिमाग इस पे चला जाता है। और इसकी रचना दोस्तों किसने किया? इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? तो बिहारी दास जी हैं। तो लोगों का दिमाग ना यहां चला जाता है, जबकि आज के सवाल का उत्तर ये बिल्कुल नहीं है। जी हां, ये पहली नहीं है। ये प्रसिद्ध जरूर है लेकिन पहली कतई नहीं है। पहली कौन सी है दोस्तों? पहली रचना है रहीम सतसई। कौन सी है दोस्तों? रहीम सतसई। यह दोस्तों पहली सतसई ग्रंथ मानी जाती है। और इसके रचनाकार कौन दोस्तों? तो नाम ही दोस्तों बता दिया, रहीम दास जी इसके रचनाकार हैं। ठीक है, रहीम दास जी इसके रचनाकार हैं, तभी तो इसका नाम रहीम सतसई पड़ा है। कोई दिक्कत आपको? पहले सवाल में एकदम क्लियर कट आपको पता चल गया ना क्या जवाब है। चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा कि बताइए बाबर की आत्मकथा जो दोस्तों बाबरनामा, वैसे बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी बोलते हैं, इसकी को बाबरनामा कहते हैं। कह रहा है ये तुर्की भाषा में लिखा गया था, तो इसका फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो याद रखेगा इसका फारसी में अनुवाद किया है अब्दुर रहीम खानखाना। ठीक है, अब्दुर रहीम खानखाना। इनको दोस्तों खानखाना की उपाधि दिया गया था। रहीम दास का ही दोस्तों ये दूसरा नाम है। ठीक है, तो बहुत परेशान ना होएगा। रहीम दास का ही दूसरा नाम क्या दोस्तों? अब्दुर रहीम खानखाना। पेशे से सैनिक थे, ये कवि बाद में थे
आजीवन दोस्तों इन्होंने सेना में काम किया है। तो ये तथ्य भी दोस्तों आप याद रखेंगे, अच्छा पॉइंट है आपके लिए। कर बरवै छंद का जन्मदाता दोस्तों किसे माना जाता है? तो बरवै छंद का जन्मदाता रहीम दास को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रहीम दास को माना जाता है। और अभी मैंने जो आपको बताया कि आजीवन इन्होंने सैनिक धर्म निभाया, ठीक है, आजीवन सैनिक धर्म निभाया, ठीक है। ये भले ही दोस्तों इतने फेमस कवि थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये सैनिक धर्म निभाते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो बरवै छंद है ना, ये बरवै छंद दोस्तों अवधि का जातीय छंद है, ठीक है, अवधि का जातीय छंद दोस्तों इसे कहते हैं। तो ये तथ्य भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, किसके राज दरबार में सेना में थे दोस्तों? अकबर के यहां। किसके यहां थे? अब्दुल रहीम खान खाना, ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे, ठीक है। तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। ऐसे ही सवाल तो पूछा जाता है परीक्षा में, हैरान ना होइए। आप साहित्य के पेपर में अगर उठा के देखेंगे और आप मुझसे साहित्य पढ़ेंगे ना, तो मैं यार आपको इसलिए नहीं तैयार करता कि आप केवल टीजीटी पीजीटी दीजिए। मैं चाहता हूं आजीवन साहित्य चाहे किसी भी परीक्षा में आए, साहित्य के सवाल चाहे किसी भी परीक्षा में आए, आपको सोचना नहीं है, एकदम नहीं सोचना, सीधा बस आपको लग भर जाना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कर रहीम दास द्वारा लिखित एक ज्योतिष ग्रंथ है दोस्तों, आपको बताना है कि रहीम दास जी ने किस ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। अब बच्चा है परेशान, अब इसको बच्चा समझता है कि हाँ ये लेबल का सवाल है, लेबल का सवाल तो ही है, ठीक है। इस रचना का नाम है दोस्तों, अच्छा खेत मत लिखिएगा, खेट शब्द लिखिएगा। क्या? आखेट जानते हैं ना, आखेट वो शिकार करना होता है, उसी में से खेट निकाल लीजिएगा। खेट कौतुकम जातकम, ठीक है, खेट कौतुकम जातकम, ठीक है, कौतुकम जातकम ये दोस्तों रचना का नाम है। और आपको बताऊं ये जो फारसी ग्रंथ है ना, इसमें कई भाषाओं का प्रयोग किया गया। इसमें हिंदी का भी प्रयोग देखने को मिलता है, इसमें संस्कृत का भी प्रयोग देखने को मिलता है, इसमें फारसी का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो एक तरह से आप ध्यान देंगे यह मिश्रित है, ठीक है, यह अलग अलग भाषाओं का मिश्रण है इस ग्रंथ में। ज्योतिष ग्रंथ जो है खेट कौतुकम जातकम, यह रहीम दास की रचना है। हमारा जीवन तो बस खाली रहीम सतसई को पढ़ के बीत गया। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रहीम सतसई है। फिर एक खेट कौतुकम जातकम क्या है, यह भी तो इन्हीं की रचना है। इतना ही नहीं, कुछ और सवाल लीजिए ताकि कुछ और आपको पता चले। करा रहीम दास को खान खाना की उपाधि दोस्तों कब मिली, ठीक है, उपाधि तो इन्हीं की थी। और रहीम दास दोस्तों ये अकबर के नौरत्न में से एक थे, ठीक है, अकबर के नवरत्न में से एक थे, ठीक है, नवरत्न में से एक हैं। ये तथ्य भी आप याद रखें, अच्छा सवाल ये भी है। अब उपाधि कब मिला? गुजरात युद्ध के पश्चात, ठीक है, गुजरात युद्ध जो हुआ था या गुजरात विजय जो हुआ था, गुजरात युद्ध के पश्चात, ठीक है, गुजरात युद्ध के पश्चात दोस्तों इन्हें खाना की उपाधि मिली है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, रहीम दास की बात कर रहा हूं, ये भी बहुत बढ़िया सवाल हो जाएगा, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। कर रहीम दास की रचनाएं ये किस भाषा में है? ये तो बड़ा खतरनाक सवाल कर दिया, किस भाषा में, ठीक है। अब देखिए रहीम दास जी की कुछ रचनाएं दोस्तों अवधी भाषा में है, रहीम दास जी की कुछ रचनाएं दोस्तों ब्रज भाषा में। क्या बात कर रहे हैं सर, ये अवधी ब्रज दोनों में रचनाएं करते थे। हाँ, अवधी में, ब्रज में, और यहां तक कि दोस्तों खड़ी हिंदी बोली में भी दोस्तों इनकी रचनाएं देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी ये ज्योतिष ग्रंथ तो संस्कृत में देखने को मिल गया, ठीक है, खेट कौतुकम जातकम। आपके मन में अगला सवाल आ ही रहा होगा कि सर कम से कम एक आध उदाहरण दे दीजिए कि इनकी अवधी भाषा में कौन सी रचना दोस्तों लिखी गई है। तो अवधी में इनका बहुत फेमस एक रचना है बरवै नायिका भेद। कौन सा दोस्तों? बरवै नायिका। अरे सर ये तो परीक्षा में खूब पूछा जाता बरवै नायिका। हाँ, तो अब आपको समझ में आया, अभी तक आपको समझा रहा था तो नहीं समझ में आया था, ठीक है। इसी तरह से श्रृंगार सोरठा, हाँ सर, अरे श्रृंगार सोरठा भी सर परीक्षा में आता है। तो ब्रज भाषा में यह रचना दोस्तों इन्होंने किया है, ठीक है। और खड़ी हिंदी बोली में एक रचना है मदनाष्टक। क्या है दोस्तों? मदनाष्टक, ठीक है, यह भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। तो जब आप इतना तोड़ जोड़ कर पढ़ेंगे, इतना कोरिलेट करके पढ़ेंगे, तब जानिए आपका तैयारी अच्छा होगा। हवाई बातें नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत कीजिए, भागिए मत। और कोई दिक्कत है तो हमारे पास आइए, फिर मैं आपका सारा समस्या मैं खुद ही सुलझा दूंगा। प्रैक्टिस,
हर चीज का बस एक ही शस्त्र है, जीतने का प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलिए एक अन्य रचना दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, चंद छंद वर्णन की महिमा। इसका नाम ही है दोस्तों, ठीक है, चंद छंद वर्णन की। आप इसको वर्णन को वर्णन मत कर दीजिएगा, इसका नाम ही यही है, चंद छंद वर्णन की महिमा। ये रहीम दास जी हर बार जवाब मत दीजिए। यह रचना है गंग कवि की। किसकी रचना दोस्तों? यह रचना है गंग कवि की दोस्तों। एक कृति है चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक है। और आपको बताऊं, इनके बारे में आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, यह बीरबल के बचपन के मित्र थे, ठीक है। बीरबल के बचपन के मित्र, ठीक है, बचपन के मित्र थे, सखा थे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये बीरबल के लंगोटिया थे गंग कवि, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों रहीम दास की कृपा पात्र भी ये रहे, ठीक है। रहीम दास के कृपा पात्र भी रहे, ठीक है, यानी उनकी भी कृपा इनके ऊपर रही दोस्तों। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, गंग कवि की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, हो सकता है आप गंग कवि के बारे में ना जानते हो, लेकिन गंग कवित्त दोस्तों इन्हीं की रचना है, यह आप याद रखेंगे। गंग कवित्त दोस्तों किसकी रचना है? गंग कवित्त भी दोस्तों जो रचना है यह गंग कवि की ही रचना है, यह भी आप याद रखेंगे। क्योंकि बीरबल के सखा थे इसलिए अकबर के समकालीन थे, यह आपको दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे, यह भी आप याद रखेंगे। और एक बड़ी मजेदार किस्सा आपको सुनाता हूं दोस्तों, इनके मृत्यु की कहानी, ठीक है। ये मजेदार नहीं है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, क्षमा चाहता हूं, ठीक है। किसी की मृत्यु कभी मजा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन किस्सा दोस्तों बड़ा अटपटा सा है। एक बार दोस्तों इन्होंने खुर्रम की प्रशंसा में 2 छंद कर दिया, तो नूरजहां ने इनको गिरफ्तार करके हाथी से कुचलवा दिया। समझ रहे हैं? खुर्रम की प्रशंसा में, खुर्रम की प्रशंसा के कारण नूरजहां ने, ठीक है, नूरजहां ने अरे नूरजहां कौन थी? ये जहांगीर की पत्नी, ठीक है। नूरजहां ने इन्हें हाथी के पैरों से कुचलवा दिया, ठीक है। हाथी के पैरों से कुचलवा दिया था। इस प्रकार दोस्तों इनका निधन हो गया, ठीक है। क्षमा चाहता हूं जो मैंने मजे वाली बात किया, मैं दिल से क्षमा चाहता हूं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। करा अकबर ने किसे महामात्र नहीं महापात्र, ठीक है, महामात्र, कहीं पे हमने महापात्र पढ़ा, ठीक है। महापात्र की दोस्तों पदवी दिया था, महामात्र नहीं महापात्र की पदवी दोस्तों अकबर ने किसे दिया था? अब गंग कवि मत दीजिएगा जवाब, हर बार गंग कवि आपको नहीं बताना है। यह मैं बात कर रहा हूं नरहरि बंदीजन का, ठीक है। नरहरि वंदीजन, ठीक है, नरहरि वंदीजन की बात कर रहा हूं। जी हां, इनको महापात्र की दोस्तों संज्ञा दिया था। और एक रचना इनकी है रुक्मणी मंगल, ठीक है। एक इनकी रचना दोस्तों रुक्मणी मंगल, ठीक है, ये परीक्षा में आता है, ठीक है। रुक्मणी मंगल, ठीक है। तो कभी भी दोस्तों रुक्मणी मंगल के बारे में आपसे पूछ रहा हो तो आप बताएगा नरहरि वंदीजन की रचना है, या फिर कवित्त नीति के बारे में पूछ रहा हो, कवित्त नीति, ठीक है। और इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है छप्पय नीति। छप्पय नीति का छप्पय सुनकर अकबर का दिमाग दोस्तों बदल गया और उसने गोवध बंद करा दिया था, ठीक है। तो कई बार सवाल आता है, आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि अकबर ने गोवध निषेध लागू कर दिया कि उसके राज्य में गाय की हत्या नहीं की जाएगी, ये तो आपने पढ़ा। लेकिन किसके कृपा दृष्टि से उसको यह विचार आया कि गाय को जो है हत्या बंद उसने करा दिया? तो दोस्तों इन्हीं की छप्पय नीति पढ़ा था। सवाल दे रहा है कि किस कवि के छप्पय को सुन करके, ठीक है, छप्पय को क्या? इस कवि के छप्पय नीति को सुन करके, ठीक है। छप्पय नीति दोस्तों इनकी एक रचना है, ठीक है। छप्पय नीति इनकी एक रचना है, उसको सुन करके अकबर ने गोवध बंद करा दिया। ये मैं नरहरि वंदीजन की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। नरहरि वंदीजन की ही बात कर रहा हूं, ये आप याद रखेंगे। कोई समस्या नहीं ना?
चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि बीरबल जो है किस नाम से कविता करते थे। अच्छा, बीरबल के बचपन का नाम दोस्तों क्या था, कई बार परीक्षा में आता है, ठीक है, बचपन का नाम, ठीक है, इनके बचपन का नाम था महेश दास। क्या नाम था दोस्तों, बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास, याद रखेंगे, ठीक है। और ये ब्रह्मा नाम से कविता करते थे। किस नाम से, ब्रह्मा। कहीं कहीं पे ब्रह्मा लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे ब्रह्म लिखा हुआ मिलेगा, तो ब्रह्मा या ब्रह्म ये दोनों आप याद रख सकते हैं। और अकबर के नौरत्नों में से एक थे, उनके मंत्री थे, सलाहकार थे, ये भी आप याद रखेंगे। अकबर बीरबल के बहुत सारे चुटकुले आपने सुने होंगे, ठीक है। रास पंचाध्यायी के बारे में आप पढ़ते हैं। सर रास पंचाध्यायी तो हम हर चौथे दिन पढ़ते हैं, हर चौथे दिन पढ़ते हैं। तो आज मैं 4 अलग अलग राइटर का नाम आपको बताने वाला हूं जिनकी रचनाएं इसी नाम से है। इसी वजह से दोस्तों आप इतना परेशान होते हैं। रास पंचाध्यायी ये 4 अलग अलग लोगों की रचना है, ये आप याद रखेंगे। एक रचना है दोस्तों नंददास की, बहुत पहले, ठीक है, नंददास की। एक रचना दोस्तों नरहरि दास, ये नरहरि दास नहीं, नरहरि बंदीजन की, ठीक है। नरहरि जो बंदीजन है इनकी भी एक रचना का नाम दोस्तों रास पंचाध्यायी है। नहीं, नवल सिंह की, नंददास और नवल सिंह, ठीक है, नंददास और नवल सिंह। और एक रचना दोस्तों रहीम दास की, जी हां, ये बिल्कुल सही बता रहा हूं, स्टार लगा लीजिए। रहीम दास की भी एक रचना का नाम दोस्तों रास पंचाध्यायी है, ये आप याद रखेंगे। और एक जो नरहरि याद आ रहा है वो नरहरि नहीं है, हरिराम व्यास नाम है, एक बार चेक कर लीजिएगा, हरिराम व्यास, ठीक है, हरिराम व्यास। इस पर डबल स्टार लगा रहा हूं, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं। तो ये 4 अलग अलग लोगों ने रास पंचाध्यायी नाम से दोस्तों किताबें लिखी हैं, एक ही किताब नहीं है, ये चारों अलग अलग किताब है, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग लोगों की रचना है, लेकिन आप पढ़ते हैं तो इसीलिए कंफ्यूजन होता है। तो आज के बाद जो है कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है, इसमें मेरी गलती नहीं है, लोगों ने अपनी किताब का नाम एक कर दिया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि राम भक्ति परंपरा का श्री गणेश दोस्तों यह किसने किया था। तो राम भक्ति परंपरा का श्री गणेश किया था रामानंद जी ने। किसने किया था दोस्तों, रामानंद जी ने किया था। और रामानंद जी वही व्यक्ति थे जिन्होंने भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ लाया, ठीक है, भक्ति को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का भी दोस्तों लाने का श्रेय भी दोस्तों किसे दिया जाता है, यह भी रामानंद जी को ही दिया जाता है। इनकी एक रचना दोस्तों, उस रचना का नाम है राम रक्षा स्रोत, ठीक है, यहां पे लिखिएगा, इनकी एक रचना है राम रक्षा स्रोत, ठीक है। यह दोस्तों वह प्रथम ग्रंथ माना जाता है जिसने राम भक्ति परंपरा का सूत्रपात किया, ठीक है। यह राम भक्ति परंपरा का पहला ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। तो यह भी आप याद रखेंगे, राम रक्षा स्रोत इसका नाम है। और किसने लिखा है, रामानंद जी की ही रचना है, ठीक है। यह रामानंद जी की दोस्तों रचना है, जी की ही रचना है दोस्तों। यह तथ्य दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। बढ़िया सवाल ये भी है। अगले सवाल पर आइए। करा राम कथा से संबंधित हिंदी की पहली रचना दोस्तों कौन सी है जो राम कथा से संबंधित है। देखिए राम कथा से संबंधित रचना में आप हमेशा रामायण पढ़ते हैं, ठीक है। जो पुराना वाला रामायण था वो आप देखते हैं, जिसकी रचना स्वयं वाल्मीकि जी ने किया था। किसने किया था, स्वयं वाल्मीकि जी ने किया था, उसको छोड़ दीजिए। और जो आप रामचरितमानस पढ़ते हैं उसको भी आप अभी कुछ समय के लिए साइड में रखिए, ठीक है। रामचरितमानस तो दोस्तों तुलसीदास जी की रचना है, इसको भी दोस्तों कुछ समय के लिए साइड रखिए। मैं जो आपसे पूछ रहा हूं राम कथा संबंधित यह हिंदी की पहली रचना दोस्तों मानी जाती है और इसे लिखा था विष्णुदास जी ने। किसने लिखा था दोस्तों, इसे लिखा था विष्णुदास जी ने। और विष्णुदास कृत यानी विष्णुदास की उस रचना का नाम क्या है, उस रचना का नाम ही है रामायण कथा। उस रचना का नाम ही क्या दोस्तों, रामायण कथा है। रामायण कथा के रचनाकार विष्णुदास जी हैं और यह हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है जो राम कथा से संबंधित है, ठीक है। चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं। अग्रदास का नाम दोस्तों भली भांति आपने सुना होगा, अग्रदास का नाम, ठीक है। करा अग्रदास के किस रचना में राम जी तथा उनके भाइयों का वर्णन मिलता है। राम जी उनके भाइयों का छोड़िए, इनके इसी ग्रंथ में उसका भी वर्णन मिलता है, सरयू का भी वर्णन मिलता है और अयोध्या का भी वर्णन मिलता है। मैं बात कर रहा हूं ध्यान मंजरी का, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ध्यान मंजरी का, ठीक है। तो ध्यान मंजरी में याद रखेंगे राम का उल्लेख है, ठीक है।
राम के भाई का उल्लेख है, राम के जितने भी भाई थे, ठीक है, भाइयों का उल्लेख है, ठीक है, अयोध्या का उल्लेख है, परीक्षा में आता है सब, ठीक है, अयोध्या का उल्लेख है, सरयू का उल्लेख है, ठीक है, इन सभी का उल्लेख दोस्तों ध्यान मंजरी में है, ठीक है। इसी तरह से याद रखेंगे अग्रदास की अन्य रचनाओं में, अन्य रचना, ठीक है, इनकी अन्य रचनाओं में एक आता है सवाल राम ध्यान मंजरी, ठीक है, राम ध्यान मंजरी। देखिए ध्यान मंजरी अलग रचना है और राम ध्यान मंजरी इनकी एक और अन्य कृति का नाम है राम ध्यान मंजरी, तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक रचना इनकी पदावली है, पदावली, और एक रचना इनका अष्टयाम है। क्या है दोस्तों? अष्टयाम। ये जो अष्टयाम है दोस्तों यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है, संस्कृत भाषा की रचना है। पदावली भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है, पदावली भी याद रखेगा। पदावली एक विद्यापति की रचना में आप पढ़ते हैं, यहां भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कंफ्यूजन में मत रहिए, इस तरह से आप जोड़ जोड़ के पढ़िए। जितना सवालों को कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से जितना जोड़ेंगे। मेरी आदत क्या है ना, जब मैं आपको पढ़ाता हूं मेरे दिमाग में जितने भी सवाल पनपते हैं, जन्म लेते हैं, उन सभी सवालों को जोड़ते जाता हूं। अब देखिए ये पढ़ा रहा था, अचानक से दिमाग में आ गया सरजू वाली बात, अयोध्या वाली बात। हो सकता है किसी सवाल में ये ना पूछे राम के बारे में, हो सकता है सरजू अयोध्या के बारे में पूछ दे, उत्तर तो तभी भी हमारा ध्यान मंजरी ही रहेगा ना, कुछ बदल नहीं जाएगा ना। और ध्यान मंजरी अपनी जगह है। अब ध्यान मंजरी को लड़का सोच के राम ध्यान मंजरी ना कर दे, इसलिए हमको राम ध्यान मंजरी भी बताना पड़ा। एक दो रचनाएं और याद आ गया तो उसको भी बताना पड़ा। ये सभी की सभी रचनाएं दोस्तों अग्रदास से संबंधित है, इस तथ्य को भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है रामायण महानाटक। क्या दिया दोस्तों? रामायण महानाटक। यह दोस्तों किसकी कृति है? बहुत ध्यान से सोच समझ के बताएगा। पीछे दोस्तों जो हमने पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था विष्णुदास की रचना। किसके बारे में पढ़ा था? विष्णुदास की रचना पढ़ा था, और उनकी रचना का नाम था रामायण कथा। उनकी रचना का नाम सीधा सीधा क्या था? रामायण कथा। अभी तो रामायण महानाटक कर दिया, रामायण कथा की जगह रामायण महानाटक कर दिया, और आपसे पूछ रहा है कि रामायण महानाटक दोस्तों यह किसकी कृति है? ठीक है, तो नाम भी इसका ऐसा ही है। महानाटक का नाम प्राणचंद चौहान जी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ दोस्तों? प्राणचंद चौहान। जी हां दोस्तों, प्राणचंद चौहान की रचना का नाम है रामायण महानाटक, और यह एक अलग शैली में लिखा गया है। इसे लिखा गया है संवादात्मक शैली में, ठीक है। तो परीक्षा में दोस्तों यहां तक सवाल आ जाता है संवादात्मक शैली में रचित, ठीक है, संवादात्मक शैली में यह रचित है। यह तथ्य भी दोस्तों आप जो है ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल करा अवध विलास दोस्तों किसकी रचना है? अवध विलास, ठीक है। और ये मैं जितनी भी अभी पुस्तकें बता रहा हूं ये हर केंद्र बिंदु राम जी हैं। चाहे आप रामायण महानाटक की सिंपल सा रामायण शब्द लगा तो आपको समझ में आ ही रहा है। उसी तरह से अवध विलास, अवध अयोध्या से संबंधित हो गया, तो यहां भी केंद्र बिंदु दोस्तों राम जी हैं, और इसको लिखा है लाल दास ने, ठीक है। कहीं कहीं पे लाल दास मिलेगा, कहीं कहीं पे लाला दास मिलेगा, ठीक है। तो लाल दास या लाला दास आप याद रखेंगे, ठीक है। यह अवध विलास दोस्तों लाल दास की रचना है, और जन्म से लेकर वनगमन तक का दोस्तों इसमें बताया गया है, ठीक है। रामचंद्र के जन्म से लेकर वनगमन की कहानी, ठीक है, वनगमन तक की कहानी दोस्तों इस ग्रंथ में दोस्तों लिखी गई है। ये भी आप याद रखेंगे। अवध विलास, कुछ नया पढ़िए। मैं कह रहा हूं ना घिसा पीटा छोड़िए, मैं आपके साहित्य के सवाल ही बता रहा हूं। कई बार बच्चों को लग सकता है सर ये ऊट पटांगे सवाल आप कहां से दे रहे हैं। नहीं, अभी तक आप व्याकरण के हिसाब से साहित्य पढ़ रहे थे, अब आप साहित्य को साहित्य के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो जब आप साहित्य को साहित्य के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना ऐसे ही पड़ेगा। आप भागिए मत। अपने आप को धोखा देना हो तो आप कुछ भी मान सकते हैं कि नितिन सर तो फालतू सवाल पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप अपने आप को धोखा नहीं देना चाहते तो मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने का प्रयास भी कीजिए, ठीक है। अगला सवाल सुनिएगा, कवित्र रत्नाकर। सर ये तो बहुत बहुत पॉपुलर रचना है, बस हमको याद नहीं आ रहा है ना। कई बार आपने पढ़ा होगा कवित्र रत्नाकर के बारे में। किसकी रचना कवित्र रत्नाकर? अरे सेनापति की रचना है। रीतिकालीन कवि थे सेनापति जी, ठीक है। रीतिकालीन कवि सेनापति, इनका नाम ही था सेनापति। ये किसी राजा के यहां सेनापति नहीं थे, इनका नाम ही दोस्तों सेनापति है, आप याद रखेंगे। और इस कवित्र रत्नाकर में भी दोस्तों राम कथा वर्णन है, ठीक है, राम कथा का वर्णन, ठीक है, राम कथा का वर्णन इस कवित्र रत्नाकर ग्रंथ भी मिलता है। तो फिर से आप याद रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अपने अगले सवाल पर आइए। करा राम रासो। जी हां,
आपने कई बार रासो ग्रंथ पढ़ा, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, तमाम रासो ग्रंथ पढ़ा। राम रासो के बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा। राम रासो दोस्तों माधव दास की रचना है। राम रासो आप गूगल करेंगे तो गूगल भी दोस्तों ऐसे में फेल हो जाएगा, ठीक है। गूगल भी इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो गूगल से हट करके आपको देखना, नितिन सर का गूगल के भरोसे थोड़े हैं, हम केवल गूगल के भरोसे आपको पढ़ाते हैं, नहीं। हम बहुत सारे तथ्यों को, बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन करते हुए, पेपर को देखते हुए तब जो है प्रश्न पत्र बनाते हैं कि बच्चों को लगे कि हमने कुछ नया सीखा भाई, कुछ दमदार सीखा। आनंद आना चाहिए। आगे बढ़िए। कर जानकी मंगल, वाह भाई वाह। जानकी मंगल दोस्तों किसकी रचना है? तो जानकी मंगल आप याद रखेंगे, यह गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है। जानकी मंगल यह किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। और इसमें राम सीता के विवाह, ठीक है, राम सीता के विवाह का वर्णन, ठीक है, राम सीता के विवाह का वर्णन देखने को मिलता है। इसी तरह से एक और रचना दोस्तों पार्वती मंगल, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ठीक है। ये जो पार्वती मंगल दोस्तों, इसमें शिव पार्वती का विवाह दर्शाया गया, ठीक है, शिव पार्वती विवाह, ठीक है, शिव पार्वती विवाह का वर्णन जो है दोस्तों, यह पार्वती मंगल जो रचना है, यह भी तुलसीदास की रचना उसमें मिलता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। इसी तरह से एक नया सवाल सुनिए ध्यान से। सवाल दे रहा है सीता मंगल, ये दोस्तों आपने नहीं सुना होगा। और एक चीज और बता दूं, जानकी मंगल जो रचना है, इसके केंद्र में दोस्तों कौन है? तो इसके केंद्र में दोस्तों माता सीता हैं। जिस तरह से भी राम जी का ग्रंथ आपने पढ़ा, उसी तरह से माता सीता का ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो राम मंगल नाम नहीं हो जाता। जानकी मंगल में केंद्र बिंदु सीता जी हैं, राम जी नहीं। भले राम सीता के विवाह का वर्णन हो रहा, उसी तरह से पार्वती मंगल में शिव तो है ही है, लेकिन पार्वती जी केंद्र बिंदु है। अभी एक सवाल दे रहा सीता मंगल, सीता मंगल के रचनाकार कौन दोस्तों? सीता मंगल के, तो याद रखेगा इसके रचनाकार का नाम है प्रियदास, ठीक है। कहीं कहीं पे प्रियदास मिलेगा और कहीं कहीं पे प्रियादास मिलेगा। पूरा नाम था प्रियदास महाराज, ठीक है। प्रियदास महाराज की रचना है, ये आप याद रखेंगे। मैं जिसकी बात कर रहा हूं इसका नाम है सीता मंगल। ये भी करिए गूगल, फेल हो जाएगा आपका गूगल, जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक है। साहित्य के सवाल हैं, आप ऐसे वैसे मत समझिए, ठीक है। रामायण तो सर कई बार हमने सुना, रामायण हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, रामायण। और हम जानते हैं कि रामायण के रचनाकार कौन हैं, तो याद रखेगा महर्षि वाल्मीकि जी हैं। कौन है दोस्तों? वाल्मीकि जी हैं। कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी, ठीक है, वाल्मीकि जी, जिन्हें हम आदि कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम आदि कवि कहते हैं। और इस रामायण को भी हम आदि ग्रंथ कहते हैं, उनके द्वारा दोस्तों रचित है। जबकि सीतायन दोस्तों किसकी रचना है? सीतायन ये राम शरण की रचना है, ठीक है। राम शरण के बीच में प्रिया डाल दीजिएगा, राम प्रिया शरण, ठीक है, राम प्रिया शरण, ठीक है। राम प्रिया शरण की रचना का नाम है सीतायन। जैसे रामायण है उसी तरह से सीतायन भी है दोस्तों, आप याद रखेंगे, ठीक है। एक इसके रचनाकार दोस्तों और मिलते हैं, कहा जाता है सीतायन जो कृति है ये राम प्रिया शरण की है। तो एक और रचनाकार है वैद्यनाथ मल्लिक, ठीक है, इनका भी नाम याद रखेंगे, ठीक है, वैद्यनाथ मल्लिक। और इसी में दोस्तों एक इनका उपनाम जोड़िएगा, इनका उपनाम था विधु। क्या था दोस्तों? जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी के साथ निराला जुड़ा है ना, उसी तरह से दोस्तों याद रखेंगे यहां विधु जुड़ा होता है इनके नाम के साथ, वैद्यनाथ मल्लिक विधु। इन्होंने भी दोस्तों सीतायन नाम के ग्रंथ की रचना किया, तो आप याद रखेंगे। मैं कहता हूं दोनों याद रखिए। अगला सवाल दे रहा है भाई सीता स्वयंवर। जी हां दोस्तों, सीता स्वयंवर, पुनः सीता विवाह की बात हो रही दोस्तों। सीता स्वयंवर दोस्तों किसकी रचना का नाम है? यह नवल सिंह कायस्थ की रचना है। किसकी रचना दोस्तों? यह नवल सिंह कायस्थ। कायस्थ किसे कहते हैं? श्रीवास्तव ना, लाला जी, ठीक है। तो कायस्थ की रचना का नाम है, यह भी आप याद रखेंगे। कर जानकी जू को ब्याह, जानकी जू का ब्याह, यह दोस्तों किसकी रचना है? कई बार लोग इसको बिहारी दास की रचना, अरे कहां, बिहारी दास ने अपने जीवन में बिहारी सतसई के अलावा कुछ लिखा ही नहीं, एक ग्रंथ लिखा वो सब पे भारी है, ठीक है। उसी तरह से जानकी जू को ब्याह जो है दोस्तों, यह मंडन की रचना है। किसकी रचना है? यह मंडन की रचना है। और कुछ और मंडन की रचनाओं में दोस्तों आप याद रखेंगे, जो आपसे बार बार दोस्तों मंडन की कृति में पूछा जाता है, जैसे रस रत्नावली, ठीक है, रस रत्नावली, यह किसकी रचना? यह भी मंडन की रचना है। रस विलास, ठीक है, रस रत्नावली, रस विलास, ठीक है,
रस रत्नावनी के बारे में पूछ दे, रस विलास के बारे में पूछ दे, जनक पचीसी नयन पचासा के बारे में पूछ दे, जनक पचीसी और नयन पचासा, ठीक है, नयन पचासा, ये सब दोस्तों मंडन की ही रचना का नाम है, ये आप याद रखेंगे। बाकी जानकी जू को ब्याह, यह भी दोस्तों मंडन की कृति है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है जानकी राम का नखसिख, ठीक है, जानकी राम का नखसिख, ठीक है, नखसिख वर्णन मतलब पूरा वर्णन, ठीक है। नखसिख दोस्तों ये किसकी रचना का नाम है? रचनाकार है दोस्तों प्रेम सखी, नाम ही दोस्तों यही है, बहुत परेशान मत होइएगा, और डिटेल दोस्तों मिला नहीं, आगे कभी मिलेगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ा था लेकिन मेरे दिमाग से स्किप हो गया, ठीक है। जानकी विजय, जानकी विजय, जी हाँ दोस्तों, राम जी की विजय नहीं, किसकी विजय? जानकी विजय। यह भी दोस्तों आपके लिए बिल्कुल अलग रचना है, बहुत प्रयास करेंगे तब जाके साहित्य में यह सब सवाल आपको मिलेगा, ठीक है। इसके रचना का नाम था बलदेव रास, क्या नाम था दोस्तों? बलदेव रास, ठीक है, बलदेव रास की रचना है जानकी विजय, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला है जानकी सहस्त्र नाम, ठीक है, जानकी सहस्त्र नाम, जानकी के हजारों नाम ना, तो जानकी सहस्त्र नाम दोस्तों यह किसकी रचना दोस्तों? यह रचना है कृपा निवास की। नाम राइटर का क्या नाम दोस्तों? राइटर का नाम है कृपा निवास। क्या नाम है दोस्तों? कृपा निवास की रचना का नाम है। और ये मैं जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये मैं केंद्र बिंदु सीता जी हैं, हर जगह आपको नाम भी लग रहा होगा, जानकी लिखा है, सीता लिखा है, तो आप पहचान भी सकते हैं, ठीक है। एक और लिखेगा सीताराम विवाह, अच्छा सीताराम विवाह, सीताराम विवाह दोस्तों किसकी रचना है? ठीक है, कई बार दोस्तों हम इस तरह का रचना देख चुके हैं, अभी पीछे हम सीता स्वयंवर देखे थे, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे दोस्तों, यह मून की रचना है, किसकी रचना है? मून की रचना है। करा अवधि सागर, ठीक है, अवधि सागर, यह दोस्तों किसकी रचना है? देखिए पीछे आपने एक अवध विलास पढ़ा था, वो अलग है, ये अवधि सागर है। और अवधि सागर दोस्तों यह जानकी रसिक सरल की रचना है। किसकी रचना दोस्तों? जानकी रसिक सरल, ठीक है। वो रामप्रिया सरल अलग है, रामप्रिया सरल जो आपने पीछे पढ़ा उनका रचना था सीतायन। रामप्रिया सरल जो आपने पढ़ा था, इनकी रचना क्या था दोस्तों? इनकी रचना का नाम था सीतायन। क्या था? सीतायन था, ठीक है। और सीतायन नाम का एक और रचना वैद्यनाथ मल्लिक का भी था, ठीक है, वैद्यनाथ मल्लिक विधु, ठीक है, वैद्यनाथ मल्लिक विधु की थी, ये दोस्तों आपने पढ़ा था। तो ये सब अपनी जगह है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक। आगे बढ़िए। करा भावना पचीसी, ठीक है दोस्तों, पीछे आपने क्या पढ़ा था? जनक पचीसी नयन पचासा। क्या पढ़ा था? जनक पचीसी और नयन पचासा, ठीक है, नयन पचासा, ये दोनों जो रचनाएं हैं यह मंडन की रचना थी। किसकी रचना थी? यह मंडन की रचना थी। अब आपसे जो सवाल पूछ रहा है यह भावना पचीसी पूछ रहा है। भावना पचीसी दोस्तों इसको कई लोगों ने लिखा है, ठीक है। तो पहला नाम लिखेगा माधुरी कलश, ठीक है, पहली बार लिखेगा दोस्तों, यह किसकी रचना है? यह रचना है माधुरी क्या दिमाग में आ रहा है? माधुरी प्रकाश, पहली बार ये रचना लिखेगा दोस्तों माधुरी प्रकाश, ठीक है, कि भावना पचीसी माधुरी प्रकाश की रचना है। कई बार दोस्तों एक संत का नाम मिलता है, वो राधा से ही एक रसिक संप्रदाय निकला था, वो लोग भी राधा की पूजा करते हैं। तो वो जो संत थे दोस्तों उन्होंने भी लिखा है, उनका नाम था चंद्रलाल गोस्वामी, ठीक है, उनकी भी रचना इस नाम से है, ठीक है, चंद्रलाल गोस्वामी, ठीक है, चंद्रलाल गोस्वामी, ठीक है। तो याद रखिएगा चंद्रलाल गोस्वामी का जो नाम आता है दोस्तों ये राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं, ठीक है। तो इनकी भी एक रचना दोस्तों इसी नाम से आती है। और एक रचना और है, वो बाद में गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ठीक है, किसका? तीसरा नाम लिखेगा गया प्रसाद शुक्ल नाम है और स्नेही टाइटल है, स्नेही, ठीक है। ये आगे चल के दोस्तों द्विवेदी युग में आते हैं, उन्होंने भी दोस्तों एक रचना भावना पचीसी नाम से किया है। तो ये दोस्तों तीन लोग हैं ना। एक बार ये प्रकाश वाले में ना थोड़ा प्रकाश जला दीजिएगा, पता नहीं क्यों मुझे माधुरी कलश याद आ रहा है, क्या दिक्कत है, ठीक है, होता है कभी कभी दिमाग में, माधुरी कलश माधुरी प्रकाश नहीं, थोड़ा सा माधुरी तो है लेकिन आगे का दोस्तों थोड़ा सा मैं संकोच कर रहा हूं कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसको एक बार मैच करा लीजिएगा।
देखिए कई बार आप मेरी क्लास में देखते होंगे कि मैं कई बार ऐसे चेक लगा देता हूँ, ठीक है। उसके पीछे कारण है ना, अगर मुझे खाली सवाल और जवाब देना होता तो मैं कब का देता और चला जाता। और साहित्य के सवालों को मैं जोड़ना सिखाता हूं आपको, क्योंकि जब आप कनेक्ट करते हैं, अभी आप कहेंगे सर मून में तो नहीं कनेक्ट किया। अरे भाई मून में नहीं कनेक्ट किया इसलिए क्योंकि मुझे उसमें कोई तथ्य मिला नहीं इंपॉर्टेंट। भाई आपके दिमाग में उल जुलूल बातें नहीं डालना मुझे ना, छोटा सा दिमाग है, काम की बात डालना मुझे। तो अगर आपने कभी भी पेपर एनालिसिस किया होगा दोस्तों, तो आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसे ही सवाल बनते हैं। विश्वास कीजिए इससे बेहतर जो है लेक्चर आपको नहीं मिलने वाला है जो आपको मिल रहा है अभी, ठीक है। आप एक बार मौका दीजिए, जो हमारे पेड कोर्सेज हैं उससे जुड़िए। दोस्तों एक बार और बता दूं, आप चाहे अपने जीवन में कितना भी बड़ा सपना देखे हो, वो सपना आपका मैं पूरा कराऊंगा। आप मेरी बात मानिए, सिर्फ एक बार मेरी बात मानिए और एक बार मेरा हाथ थामिए। अगर मैं आपको सिलेक्शन के दरवाजे तक ना पहुंचा दूं तो दोस्तों आप कहिएगा कि नितिन सर ने क्या कहा था। आप जीएस से भागते हैं। आप देखिए हिंदी तो नितिन सर यानी मुझसे पढ़ने के बाद हिंदी का तो टेंशन ही नहीं है। बच्चे मान लिए कि नितिन सर के पास आ गया तो फिर हिंदी के लिए हमें सोचना ही नहीं है, ठीक है। वो तो एकदम अलग रख लीजिए। सवाल आता है सर जीएस में क्या करेंगे, ठीक है। जीएस अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो लोग जीएस से भागते हैं। मैं कुछ महीनों से, पिछले 4-6 महीनों से बहुत रिसर्च करके मैंने कहा एक काम करता हूं, जो बच्चे होते हैं कोरा कागज होते हैं और इनको ना बार बार एक ही विषय को पढ़ना पड़ता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चों को अपने जीवन में केवल एक बार एक विषय पढ़ना पड़े। मतलब पूरा जीवन अगर इतिहास ही पढ़ेंगे तो भाई पूरा विषय कब आप पढ़ेंगे, कब आप भूगोल पढ़ेंगे, कब आप संविधान पढ़ेंगे, कब आप विज्ञान पढ़ेंगे, कब आप पर्यावरण पढ़ेंगे, कब और चीजें पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे ना, समस्या होगी ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने किया भी, मैंने एक अलग से इंडिविजुअल बैच बनाया। मैं कहता हूं आप एक बार ना इसका डेमो देखिए। इतना बेहतरीन बैच है, इतनी बेहतरीन क्लास दोस्तों ये है कि आपको लगेगा कि जीएस ना कहानी की तरह, पिक्चर की तरह बस क्लास में देखते और सुनते हैं, सारी चीजें आपको ऐसे याद हो जाती हैं। आप एक बार जुड़िए तो सही। और खर्चा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि सिर्फ डेमो देखो। डेमो देखने से आप जान जाओगे कि क्लास की गुणवत्ता कैसी है, कैसी क्वालिटी है। आप आइए, आपका स्वागत है। आप एक बार बैच ज्वाइन करेंगे और पूरा जीवन याद रखेंगे, क्योंकि अगली बार ना आप ही डिमांड करेंगे सर अगला बैच कहां पे आपका, मुझे अगली क्लास देखनी, मुझे अगला विषय तैयार करना है, ठीक है। आइए, आप सभी का स्वागत है। बाकी बीपीएससी का बैच आप सभी का इंतजार कर रहा है, तो जल्दी से आइए और जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं सर पीडीएफ मिल जाता तो बड़ा उद्धार हो जाता हम लोगों का। डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए पीडीएफ कहाँ है, कैसे है, वो आपको बताया गया है। उस मेथड को फॉलो कीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हर जगह पैसे की बात गुप्ता जी नहीं करते। आप आइए, साथ जुड़िए, खाली इतना ही बहुत है। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।